मित्रों, हमने नशाखोरी की व्याख्या की। हमने कहा कि नशीली चीजों का सेवन करना ही अपने आप में एक मानसिक बीमारी है और इस बीमारी के जो मूल कारण हैं, जिनकी वजह से हमने नशे का सेवन प्रारंभ किया और हम कर रहे हैं, वे सारे कारण, वे सारी चीजें जो हैं हमारे व्यक्तिमत्व में छिपी हुई हैं। हमारे व्यक्तिमत्व के दोष, हमारी व्यक्तिमत्व की कमियां, हमारी बुरी आदतें, इन सभी के कारण जो है हम नशे के जाल में फंसे। नशे का सेवन हमने प्रारंभ किया और फिर नशीली चीजों में जो एक रासायनिक गुणधर्म है, उस गुणधर्म के कारण जो है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कुछ जो है रासायनिक बदलाव आया और हम नशे के शिकार हो गए। उसकी बीमारी हमको लग गई। नशे की जो बीमारी है वो प्राथमिक है, स्थायी है, निरंतर बढ़ने वाली है और जानलेवा है। ये जो 4 विशेषताएं, उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में जो दुखद घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं घटती है, उनका ये परिणाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बीमारी है। फिर हमने कहा कि ये स्थायी बीमारी है, इसको हम जड़ से मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम सही ढंग से उपचार लेते हैं, परहेज का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सही ढंग से फॉलोअप करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर पुनर्वास करते हैं, तो ये बीमारी हमारे नियंत्रण में रह सकती है और हम विषममुक्त जीवन का आनंद ले सकते हैं। फिर हमने कहा कि ये बीमारी जो है हमारे भीतर अस्वीकृति का भाव उत्पन्न करती है। यह भाव बहुत मजबूत होता है और इस भाव के कारण नशा पीड़ित व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। वह एक भ्रम की दुनिया निर्माण करता है और उसी में जीता है। इस प्रकार से अस्वीकृति की भाव दशा के कारण नशा पीड़ित व्यक्ति का जो व्यवहार है, आचरण है, वह आत्मघाती हो जाता है, परिवार समाज विरोधी हो जाता है और इन्हीं कारणों से नशा पीड़ित व्यक्ति को परिवार में, समाज में हीन भावना से देखा जाता है। उसको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि आपकी भाव दशा जो अस्वीकृति में है, उससे आपको बाहर निकालकर आपके भीतर जो है आत्म जागृति का भाव निर्माण किया जाए। और इसके लिए जो कार्यक्रम है, जो विधियां हैं, उनमें आपका सहभागी होना बहुत आवश्यक होता है। उसकी चर्चा हमने विस्तार से की। एक सामान्य हॉस्पिटल और नशा मुक्ति केंद्र में जमीन आसमान का अंतर है। अन्य अस्पतालों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो एक छोटी सी घटना होती है। बीमारी के हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट का समय तय किया जाता है और जैसे ही आप बीमारी से बाहर आने लगे, आपकी छुट्टी कर दी जाती है, आपको दवाइयां लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत नहीं होती, ना ही आपको आपके साथ एक लंबे विस्तार से जो यहां पर चर्चा होती है, जानना समझना, इसके लिए जो यहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां पर किसी भी अस्पताल में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। सामान्य अस्पतालों में शारीरिक सुधार और बीमारियों से मुक्ति, इतना जो है संक्षिप्त कार्यक्रम होता है। आपकी शारीरिक जांच होगी, बीमारी का पता लगाया जाएगा, बीमारी के अनुप्रयोग औषध दिया जाएगा आपको, वहां पर जो है आप विश्राम करोगे और जैसे ही बीमारी
कि लक्षण खत्म हुए, आप बीमारी से मुक्त हुए, आपको छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में मामला यहां तक नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में शारीरिक सुधार होगा, अवश्य होगा, लेकिन वहां पर रुकने वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो है हमारा जो वास्तविक कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मानसिक सुधार का, चेतना जागृति का और पुनर्वास का, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होते हैं और वो काफी लंबे समय तक चलते हैं। नशा मुक्ति वैसे भी एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमको हमारे दिमाग में से यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि साहब हमने 2, 4, 5 सलाइन लगा ली, कुछ दवाई गोलियां खा ली और हम व्यसन मुक्त हो गए। क्योंकि व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम मूलतः जो है व्यक्तित्व में सुधार लाने का कार्यक्रम है, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का कार्यक्रम है। अभी आपका व्यक्तित्व कैसा है? नशे की तरफ आकृष्ट होने वाला व्यक्तित्व है। उसके अलावा आपके व्यक्तित्व में कई ऐसे दोष हैं, कई ऐसी कमियां हैं, कई ऐसी बुरी आदतें आपके भीतर है जिनके कारण आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते। परिवार और समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जीने के लिए जो पात्रता चाहिए वो आपके भीतर नहीं होने के कारण आपको जीवन में तनाव पैदा होता है। बहुत छोटी छोटी बातों के कारण आप जो है चिंतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है और आपका आचरण जो है वो नशे की तरफ जाने वाला हो जाता है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र में हम क्या कहते हैं कि हमें सभी नशीली चीजों का हमेशा के लिए त्याग करना है और हमारे व्यक्तित्व को जो है व्यसन विरोधी बनाना है। तो आज हम व्यसन मुक्ति की व्याख्या देखेंगे। व्यसन मुक्ति की व्याख्या क्या है और उसके बाद में हम अस्वीकृति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अस्वीकृति की भाव दशा से हमें मुक्त होना है। वह नशा मुक्ति का पहला चरण होगा। नशा मुक्ति की पहली व्याख्या मैंने अभी बताई आपको कि नशा मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के नशीली चीजों का सेवन हमेशा के लिए बंद कर अपने व्यक्तित्व को व्यसन विरोधी बनाना है। इस व्याख्या में 3 भाग है। पहले हिस्से में हम कह रहे हैं कि हमें सभी नशीली चीजों का त्याग करना है। आप अपने मन में जो भ्रम है कि साहब तंबाकू छोड़ दी, बीड़ी पी ली, बीड़ी छोड़ दी, गुटखा शुरू कर दिया, गुटखा छोड़ दिया, शराब पीने लग गए, शराब बंद कर दी, तो भांग खाने लग गए, भांग बंद कर दी, कोई प्रकार की गोली खाने लग गए, यह नशा मुक्ति नहीं है। हम जिसको शिफ्टिंग कहते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जब आपको आपके मन में यह भाव पैदा होता है कि साहब सब लोगों का ध्यान मेरे शराब की तरफ है, मैं शराब पीता हूं तो उसकी बदबू आती है, शराब पीता हूं तो मेरे चाल ढाल में फर्क पड़ जाता है, शराब पीता हूं तो मैं गाली देने लगता हूं, तो शराब बदनाम है। तो फिर कई लोग क्या करते हैं? शराब को छोड़ देते हैं, भांग की गोली खाने लगते हैं। बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि आदमी भांग खा रहा है। फिर बाद में जब उपद्रव करने लगता है तब लोगों को पता चलता है कि साहब ये नशा कर रहा है। कुछ लोग गांजा पीने लग जाते हैं, कुछ लोग औषधियां का सेवन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से नशे के आदतों में जो है हम शिफ्टिंग बार बार करते रहते हैं। वो शिफ्टिंग यहां पर हमें मंजूर नहीं है। इसलिए पहले हिस्से में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि नशा मुक्ति का अर्थ सभी प्रकार के नशीली चीजों का त्याग करना है। फिर दूसरी बात हमने कही हिस्से में कि यह त्याग हमेशा के लिए है। अब हमारा जीवन जब तक के समाप्त होता नहीं है तब तक के हम नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन नशे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, तभी हम नशा मुक्ति की राह पर चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अभी कई लोग हैं आप में से, उन्होंने मन में अपने ठान रखा है कि भैया थोड़े दिन बीच बीच में पीने का, जब ज्यादा हो जाएगा तो अस्पताल में चले जाने का। बहुत लोगों ने अपने मन में धारणा बना रखी है। मैंने कल आपको मजाक में उदाहरण कहा था कि हमारे यहां पंढरपुर की यात्रा होती है। वहां जो पांडुरंग भगवान पांडुरंग है उनके दर्शन को लोग 2 बार जाते हैं, एक कार्तिकी और एक आषाढ़ी यात्रा। वैसे कई लोग हैं
वो नशा मुक्ति की यात्रा करते हैं। बोले साहब 3 महीने पी फिर यहां आ गया, बोले साहब 3 ही दिन पी थी यहां आ गया, मतलब परिवार ने लाया। ये नशा मुक्ति नहीं है। आप अपने मन में के भ्रमों को ठीक से निकाल नहीं रहे। आपने अपनी सुविधा के हिसाब से जो है तय कर लिया, फिर परिवार वाले आप पर दबाव लाते हैं, प्रेशर लाते हैं, या कोई दुर्घटना घटती तो आप नशा मुक्ति केंद्र में आ जाते हो। नहीं, इस प्रकार से नहीं चलेगा। नशा मुक्ति का अर्थ है हमेशा के लिए कि एक बार आपने उससे मुंह फेरा, फिर दोबारा जो है किसी भी कारण से आप नशे को नहीं अपनाओगे। बीच बीच में नशा कर लेना और फिर नशा मुक्ति केंद्र में चले जाना, ये नशा मुक्ति नहीं है, बल्कि आपके भ्रमित स्थिति का जो है ये उदाहरण है। और तीसरी बात कही, ये तब संभव होने वाला है जब आप निरंतर लगातार प्रतिदिन अपने व्यक्तिमत्व को व्यसन विरोधी बनाने का प्रयास करोगे। जो सारे कार्यक्रम हम आपको बार बार सिखाने जा रहे हैं, बार बार हम पीछे लगते हैं कि पीटी करो, योगा करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, क्यों? लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि साहब हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, तो कई सज्जन 7-8 बजे तक के जो है बिल्कुल सोए रहते हैं, और कई लोग तो उससे भी आगे निकले हुए, वो कहते हैं साहब हमको बहुत कमजोरी आ चुकी है, तो दिन में बैठना भी नहीं चाहते। नहीं, बहुत जो आदमी बूढ़ा हो चुका है साहब, 90 साल का बूढ़ा हो चुका है और बड़ी खतरनाक बीमारी से पीड़ित है कि भाई कैंसर हो गया है, तब तो बात मानी जा सकती है। जिनकी आयु 40 साल के आसपास है या उससे कम है, उन लोगों को दिन भर जो है कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए। अगर वो दिन में सोते, रात में नींद नहीं आएगी आपके, दिन में भी और रात में भी आपके मन में बहुत विचित्र विचार आएंगे, उपद्रवी विचार आएंगे, हिंसा के विचार आएंगे, तनाव पैदा होगा और आपका व्यक्तित्व और ज्यादा जो है पीड़ित हो जाएगा। आपके भीतर जो है साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक समस्याएं तैयार होगी, आपको भ्रम होने लगेंगे। इसलिए अपने व्यक्तिमत्व को व्यसन विरोधी बनाने की जो प्रक्रिया यहां पर आरंभ हो रही है, उसको आप निरंतर लगातार अगर लेके चलेंगे तो लंबे समय के बाद में निश्चित रूप से आपका व्यक्तिमत्व व्यसन विरोधी बनेगा। कैसे पहचाना जाए व्यसन मुक्त, व्यसन विरोधी व्यक्तिमत्व? कि आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस हॉल के किसी कोने में भी कोई आदमी सिगरेट जलाएगा, बीड़ी जलाएगा, तो आपको बदबू आने लगेगी और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार कौन बीड़ी पी रहा है। उसको कहते हैं व्यसन विरोधी व्यक्तिमत्व। उसके बगल में भी नहीं पी रहा, कहीं दूर बीड़ी सिगरेट पी रहा है उस हॉल में या ट्रेन के डिब्बे में या बस में, और उसको जैसे ही उसकी बदबू आई तो उसका दिमाग खराब होने लगा, बोले यार कौन बीड़ी पी रहा है। अभी उल्टा मामला है, अभी तो आप इस तुक में हो कि कहीं से बीड़ी मिल जाए, कहीं से सिगरेट मिल जाए, कहीं से थोड़ी सी तंबाकू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और कई लोग तो जो है पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं कि कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए। उसका कारण यह है कि अभी जो आप व्यसन मुक्त यहां पर है, उसका कारण क्या है? बाह्य प्रेरणा और बाह्य अनुशासन तगड़ा है। ताले में आपको बंद करके रखा है, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं रखी, किसी से मिलना तो दूर, किसी से फोन पर भी बात आप नहीं कर सकते, इतना तगड़ा इंतजाम है। इसलिए आप यहां पर व्यसन मुक्त अवस्था में हो। यह अवस्था बाहरी प्रयास से आई है, आपके भीतर से नहीं आई है। जब आपके बगल में कोई आदमी शराब पी के बैठे और आपको बुरा लगे, आपको गुस्सा आ जाए, अरे यार क्या कैसे आके बैठ गया, मुझे तकलीफ हो रही है, आपका जी मचलने लगे, आपको उल्टी आने लगे और आप वहां से उठ के चले जाओ, तब माना जाएगा कि साहब आपका व्यक्तिमत्व व्यसन विरोधी हुआ। उसके लिए केवल नशा मुक्ति जिंदाबाद कहने की आवश्यकता नहीं, आपके आचरण से पता चल जाएगा। जबरदस्ती कोई आपको पिलाने की बात तो बहुत दूर रहेगी, आपको शराब की बदबू तक सहन नहीं होगी। इतना आप में परिवर्तन आ सकता है, बशर्ते पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप इस बताए हुए रास्ते पर चले, जिसको मैं कहता हूं कि अपना व्यक्तिमत्व व्यसन विरोधी बनाने का यह तरीका है। नशा मुक्ति केंद्र में जो अनेक प्रकार के प्रोग्राम हैं, जिसमें हम आपको सहभागी होने के लिए आग्रह करते हैं, आपके पीछे पड़ते हैं, उसका कारण यह है कि उसके द्वारा ही लगातार निरंतर रहने में आप जो है व्यसन मुक्ति विरोध के जो है
धनी बन सकते हो। तो पहली व्याख्या को आप ठीक से समझ लें। नशा मुक्ति की व्याख्या अगर आपने जान ली, समझ ली, तो भी आपको पता चल जाएगा कि व्यसन मुक्त कैसे जीना है। तो पहली व्याख्या कि नशा मुक्ति का अर्थ सभी नशीली चीजों का हमेशा के लिए त्याग करना, वो अपने व्यक्तिमत्व को व्यसन विरोधी बनाना है। दूसरी व्याख्या क्या है? चलिए हम दूसरी व्याख्या की तरफ चलेंगे। नशा मुक्ति का अर्थ एक भला व जिम्मेदार मनुष्य बनना है। व्यवहारिक व्याख्या है, बहुत सीधी सरल है, लेकिन इसका अर्थ जानने के लिए आपको भला शब्द की और जिम्मेदार शब्द की व्याख्या सही ढंग से जानना पड़ेगी। आप में से सब लोग कहते हैं कि साहब हम भले मनुष्य हैं। कोई है कहने के लिए तैयार कि साहब मैं बुरा आदमी हूं? नहीं, क्योंकि हमारी सामान्य व्याख्या भले बुरे की अलग है। बोले कि साहब हम तो हाथ जोड़ के बैठे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, नम्रता से बात कर रहे हैं, हम तो भले इंसान हैं। नहीं, भले इंसान की व्याख्या है जो मनुष्य अपने दोष, अपनी बुराइयां, अपनी कमियां और अपनी बुरी आदतों का पता लगाकर उनमें निरंतर लगातार सुधार और परिवर्तन लाता है, वह मनुष्य भला है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हर मनुष्य से गलती हो सकती है, हर मनुष्य के भीतर दोष हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको छुपाने में लग जाते हैं। कुछ लोग अपने दोष, अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को और अपनी बुरी आदतों को उस पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। हाँ, दूसरों के दोष वो लगातार पकड़ते रहते हैं। उनका सारा ध्यान दूसरों के दोषों पर, दूसरों की बुराइयों पर, दूसरों की कमियों पर और दूसरों की बुरी आदत पर लगा रहता है। लेकिन जहां तक संभव हो सके वो अपने सारे दोष, अपनी सारी कमियां, अपनी सारी बुराइयां और अपनी सारी बुरी आदतों पर बढ़िया ढंग से पर्दा डालने का प्रोग्राम करते हैं। तो नशा मुक्ति की दृष्टि से ऐसा आदमी भला नहीं है, बुरा आदमी है। उसमें धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, ईमानदारी नहीं है कि साहब वो कबूल करे कि हां साहब मैं आलसी हूं। क्योंकि जब तक कि आप स्वीकार नहीं करोगे कि आप में क्या बुराई है, परिवर्तन कहां से होगा? आपको जबलपुर जाना है तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि साहब मैं जलगांव में हूं। आपको बंबई जाना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हां साहब मैं जलगांव में हूं, तब तो आप जो है जाने का प्रोग्राम बनाओगे। परिवर्तन का रास्ता, सुधार का रास्ता तभी आपको मिलेगा जब आप कहां पर हो वो स्वीकार करोगे, आपकी स्थिति क्या है उसको आप फुल स्वीकार करोगे। इसलिए भले की व्याख्या ये कि अगर आपको भला मनुष्य बनना है तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी बुराइयां और अपनी बुरी आदतों का पता लगाकर उनको सहजता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उनमें निरंतर लगातार परिवर्तन और सुधार लाने का प्रयास कर सकोगे। वैसे ही एक जिम्मेदार मनुष्य कौन है? अभी तो सब लोग कहते हैं कि साहब हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। नहीं, जिम्मेदार मनुष्य का मतलब है कि जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन या कर्तव्य निर्वाह बराबर करता है। अब फिर यहां पर व्याख्या देखना पड़ेगी कि साहब व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां क्या है। कोई लंबे चौड़े जिम्मेदारियां नहीं है, ना आपको पोषण करने की आवश्यकता है, ना आपको त्याग करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारियां बहुत आसान, सीधी, सरल है, लेकिन फिर भी यह बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि समाज में 50% भी लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं करते। परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाज की बात नहीं कर रहा हूं कि आप परिवार के लिए कुछ करें, आप समाज के लिए कुछ करें। व्यक्तिगत स्तर पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको व्यक्तिगत स्तर पर जो है जिम्मेदार मनुष्य बनना है तो केवल 3 साधारण जिम्मेदारियां हैं। एक, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखना। आप देख ले, अपने आप से पूछे, अपने आप से जो है आप हिसाब किताब मांगे कि क्या आप अपने शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हो? क्या आप स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हो?
आपको पता चल जाएगा कि अरे साहब मामला गड़बड़ है। दूसरी बात कि क्या जीवन जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, कुशलता है, वो आपने प्राप्त की है? क्योंकि व्यक्ति के स्तर पर जो है दूसरी जिम्मेदारी आपकी है कि जीवन जीने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, जो कुशलता आवश्यक है, वो आपको खुद को प्राप्त करनी है। और तीसरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है कि परिश्रम के द्वारा आपको अपनी रोटी रोजी खुद कमाना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, दूसरों पर अवलंबित नहीं रहना है। व्यक्तिगत स्तर पर 3 जिम्मेदारी है केवल, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 50% लोग इन तीनों जिम्मेदारियों का भी वहन नहीं करते। शरीर को स्वच्छ रखना और स्वस्थ रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है कि भैया स्वास्थ्यवर्धक आदतें क्या है, बीमारियों के कारण क्या है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, यह आपको आचरण में लाना चाहिए, लेकिन वो प्रयास आप नहीं करते। अगर वैसा प्रयास आप करते तो नशे का सेवन ही नहीं करते। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो, ना आप शरीर को स्वच्छ रखना जानते हो, ना उसके स्वास्थ्य के बारे में आप जो है जानकारी रखते हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपने नशे का सेवन किया। फिर दूसरी बात कि क्या आपने जीवन जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, कुशलता है, उसको प्राप्त किया है? वहां पर भी आपको पता चलेगा कि साहब जीवन तो हमारी जो है धक्का मार गाड़ी है। और तीसरी जिम्मेदारी मैंने कहा कि परिश्रम के द्वारा अपनी रोटी रोजी खुद कमाना, अपने पैरों पर खड़ा रखना। यहां पर भी आपको पता चलेगा कि साहब 50 से लेकर 60% लोग जो हैं दूसरों पर अवलंबित है, अपने माँ बाप के कमाई पर चल रहे, बीवी बच्चों के या दूसरों के कमाई पर जी रहे, वो परिश्रम के द्वारा अपनी रोटी रोजी नहीं कमाते। अब अगर मान लो आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लिया, तब जाके सामाजिक जिम्मेदारियां आती है। तब लोग आपसे अपेक्षा करते कि आप एक जिम्मेदार मनुष्य हो तो भैया परिवार की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। परिवार के संबंध में भी आपको 3 जिम्मेदारियां देखनी है। वहां पर भी कोई त्याग का सवाल नहीं आता कि भाई आप भूखे रहो और दूसरों को खिलाओ, ये मामला नहीं है। आप नंगे रहो और अपने कपड़े दूसरों को दो, ये मामला नहीं है। तो परिवार के संबंध में क्या 3 जिम्मेदारियां हैं कि आपके परिवार में जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका पालन पोषण करना और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, यह पहला आपका कर्तव्य है। आपके परिवार में बूढ़े लोग होंगे, आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं छोटे, आपके परिवार में महिलाएं हैं। तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि आप जो है उनका पालन पोषण करें और उनकी उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। यहां पर भी आप अपना हिसाब किताब लगा लें। फिर पारिवारिक दूसरी जिम्मेदारी क्या है परिवार में कि आप परिवार के सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के सहयोग करें। अगर आप परिवार में भेदभाव करते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, मां बाप के साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हैं और उनके साथ आप सहयोग नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, तो आप निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार आदमी हैं। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी है कि परिवार के जो अच्छे रीति रिवाज हैं, अच्छे कायदे कानून हैं, उन अच्छे रीति रिवाजों का, उन अच्छे कायदे कानून का, अच्छी परंपराओं का आप श्रद्धापूर्वक स्वेच्छा के साथ जो है पालन करें। हिसाब लगाइए, आप अपने मन से पूछिए ईमानदारी के साथ, क्या मैं अपने परिवार के बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को जो है उनका पालन पोषण करता हूं? क्या मैं उनको सुरक्षा प्रदान करता हूं? क्या मैं अपने परिवार के सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के उनका सहयोग करता हूं? और क्या मैं अपने परिवार में जो अच्छे रीति रिवाज है, अच्छी परंपराएं हैं, उनका निर्वाह जो है श्रद्धापूर्वक स्वेच्छा के साथ करता हूं, या मैं पारिवारिक रीति रिवाजों का, कायदे कानून का उल्लंघन करता हूं? अब अगर आप जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर जिम्मेदार हैं, तो समाज भी एक बड़ा परिवार है। तो फिर समाज भी आपसे अपेक्षा करता है कि भैया एक अच्छा इंसान है, तो समाज भी आपसे अपेक्षा करता है। और समाज एक बड़ा परिवार है, तो वहां पर भी आपको केवल 3 जिम्मेदारियों का वहन करना है, जो बिल्कुल सीधी सरल है।
पहला सूत्र है कि जैसे हमने परिवार के बारे में कहा, वैसे समाज के बारे में भी जो है आपको समाज में बिना भेदभाव के सबके साथ सहयोग करना है। जिस परिवार में या जिस समाज में भेदभाव होता है, वो परिवार टूटने में, वो समाज बिखरने में देर नहीं लगती। समाज और परिवार में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। फिर अगला सूत्र कि समाज के जो कायदे कानून हैं, अर्थात सही, योग्य, अगर वो गलत कानून है, अन्यायकारक है, तो आप उनका जो है सविनय शांति के साथ विरोध कर सकते हैं। हमारे यहां गांधी जी ने उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण रख दिया, जो सारी दुनिया उसके तरफ देखती है, उसका अनुकरण करती है, कि अगर समाज के कायदे कानून अन्यायी हैं, मानवता के विरोधी हैं, तो आप पूरी ताकत के साथ, लेकिन नम्रता के साथ और शांति के मार्ग से आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छी परंपराएं हैं, सही कायदे कानून है, उसका हमें नम्रतापूर्वक स्वेच्छा के साथ पालन करना चाहिए। आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि हर आदमी कानून तोड़ने में लगा हुआ है। जो कानून बनाते हैं वो खुद कानून को तोड़ रहे हैं, जो कानून के रखवाले कहलाते हैं, जो कानून के रखवाले कहलाते हैं, वो खुद कानून को रोज तोड़ते हैं। हमारे यहां कहावत है, कुंपड़ा ने शेत खाल ले। जो पहरेदार है, जो चौकीदार है, वही खुद जो है चोरी कर रहा, तो कैसे काम चलेगा। हमारे देश में एक सबसे भयानक स्थिति आ चुकी है कि जो कानून बना रहे, जो कानून के संरक्षक हैं, प्रहरी है, वो खुद ही कानून तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम विकास करना चाहते, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहते, तो हम सबको पूरी ईमानदारी के साथ जो है कायदे कानून का पालन करना चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगता है कि कायदे कानून समाज विरोधी है, मानवता विरोधी है, अन्यायकारक है, तो उनका विरोध करना चाहिए शांति के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से। और तीसरी जिम्मेदारी है कि अगर आप में जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का विकास करके आप अपने देश का, अपने समाज का भी विकास करें। आप बढ़िया गायक हैं, आप अच्छे वकील हैं, आप एक वैज्ञानिक हैं, आप बढ़िया इंजीनियर हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपके पास जो प्रतिभा है उसका विकास करके आप अपने सामाजिक विकास में अपना योगदान दें। इस तरह से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मैंने केवल तीन जिम्मेदारियां बताई। इनमें कहीं पर भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। अगर आप जो है इनका पालन करोगे, इन कर्तव्यों का, तो आप निश्चित रूप से जिम्मेदारियों का वहन करते हुए आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। हमारे मन में ये क्या भ्रम है कि अरे साहब मुझे त्याग करना पड़ेगा, मुझे अपनी चीजें लोगों को देना पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना बिल्कुल सीधा सरल मामला है। आप उसको ध्यान से जाने, समझे और आचरण में लाएं। अब ऐसी व्याख्या क्यों बनाई गई? उसका कारण यह है कि जो लोग नशा करते हैं, धीरे धीरे, चाहे वो जितने पहले कितने भी अच्छे रहे हो, नशा पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे जो है गैर जिम्मेदार होते जाता है। यहां तक कि वो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी पूर्ण नहीं करता, स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देता। इसलिए इस प्रकार की व्याख्या बनाई गई कि साहब व्यसन मुक्ति का व्यवहारिक अर्थ है कि आप एक भले और जिम्मेदार मनुष्य बनने का प्रयास करें। बल्कि होता क्या है कि नशा पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों के दोष देखने लगता है, अपने दोषों पर पर्दा डालता है। बोले साहब दुनिया बड़ी जालिम है। अरे भैया दुनिया जालिम है क्या अच्छी, तुमको क्या लेना देना है, तुम अपने बारे में सोचो। इसलिए यह व्यवहारिक व्याख्या बनाई गई कि साहब नशा मुक्ति का सीधा सरल अर्थ है कि आप एक भले और जिम्मेदार मनुष्य बने। ये सारी व्याख्याएं जो बनाई गई है अलग अलग दृष्टिकोण से बनाई गई है ताकि आपको व्यसन मुक्त जीना बड़ा आसान हो। अगली व्याख्या में हमने कहा है कि नशा मुक्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हम वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं,
संकल्प करते हैं, सौगंध खाते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाते। इसलिए व्यावहारिक व्याख्या में कहा गया कि नशा मुक्ति का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं है, वह जीने का ढंग है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की शैली है। मैंने कहा महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर कहावत है, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, और हिंदी में कहते हैं कि हाथ कंगनी को अरसी क्या, लिखे पड़े को फारसी क्या। अगर आप व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं तो बहुत सीधी सरल सी बात है, आपके आचरण से ही पता चल जाएगा। आप सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, व्यायाम करना नहीं चाहते, आलस में पड़े रहते हैं, बहानेबाजी करते हैं, अपनी मनमानी दिनचर्या आपने बना ली है, तो आप व्यसन मुक्ति की राह पर नहीं चल रहे। इसलिए यह व्याख्या बनाएगी कि नशा मुक्ति केवल चर्चा का विषय नहीं कि लंबी चौड़ी बातें करो, वचन दो, आश्वासन दो, संकल्प करो, हवाई किले बनवा नहीं। ये जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की शैली है। उससे आपको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि आप व्यसन मुक्ति की राह पर चल रहे हो। फिर अगली एक व्याख्या बनाई हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि नशा मुक्ति केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। नशा मुक्ति केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक साधना है, जीवन भर चलने वाला व्रत है। काय की साधना है? एक अच्छे मनुष्य जीने की साधना है, व्यसन मुक्त व्यक्तिमत्व बनाने की साधना है। साधना यानी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब अगर आपने मन लगा के प्रशिक्षण नहीं लिया तो क्या? कई लोग होते हैं, उनकी सूरत सुबह भी देखोगे तो भी रोनी है, बोले साहब दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। सुबह पेट में दर्द हो रहा था, शाम को सर में दर्द होने लगता है, दोपहर को और कहीं दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता, बोले साहब मेरा मन नहीं लगता। हजार बहाने। मैंने कल कहा आपको कि एक गधे को, घोड़े को आप पानी पीने के लिए ले जा सकते हो तालाब के पर, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। वैसे परिवार के लोग ले आए आपको मजबूरी में, लेकिन जबरदस्ती हम कुछ करवाएं भी तो क्या लाभ उसका। कई लोग पीटी करते हैं, योगा करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे उनके सर पर बोझ है। ठीक है, बूढ़ा आदमी तो मैं समझ सकता हूं, या बहुत कमजोर आदमी है, एडमिट होने के बाद में 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता तक के ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर जो है आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इस साधना में, इस प्रशिक्षण में दिलचस्पी नहीं है, जबरदस्ती जो हो रहा है वो आप कर रहे हैं। इसलिए यह व्याख्या की गई कि व्यसन मुक्ति केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कि साहब दवाई गोली खा ली हमने, बोले साहब 5 दिन सलाइन लगा ली, 5 दिन दवाई गोली खा ली, हो गया हम नशा मुक्त। नहीं, नशा मुक्ति का अर्थ केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है। क्योंकि यह प्रशिक्षण अगर आप ले लोगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। इसलिए यह एक पवित्र साधना है और जीवन भर चलने वाला अंतहीन व्रत है। व्रत का मतलब क्या है कि हम एक फैसला करते हैं, व्रत लेते हैं कि बोले साहब मैंने जो है मांसाहार बंद कर दिया, मैंने मांसाहार छोड़ने का व्रत लिया, तो जीवन भर उसका पालन करता है, क्योंकि गंभीरता से लेते हैं। व्रत जबरदस्ती में नहीं लिया जाता, अपने मनपूर्वक, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, श्रद्धापूर्वक व्रत लेते हैं। यानी क्या कि उस बात को वो जीवन भर उसका पालन करेंगे। अंतहीन व्रत है कि भैया जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन नशा मुक्ति समाप्त तो नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि नशा मुक्ति का प्रारंभ तो है, अंत नहीं होता। नशा मुक्ति ऐसा व्रत है कि उसका प्रारंभ है कभी न कहीं, आज नहीं तो कल लोगे आप अगर लेना है तो। लेकिन फिर इस व्रत का प्रारंभ तो हो गया लेकिन अंत नहीं होना चाहिए, तभी वो नशा मुक्ति कहलाती है। इस तरह से मैंने आपको 4 व्यवहारिक व्याख्याएं बताई। हम मेडिकल व्याख्या इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई डॉक्टर बनना नहीं है, हमें कोई अस्पताल खोलना नहीं है, हमको अपने जीवन में उसको लाना है। इसलिए मैंने ये 4 प्रकार की व्यवहारिक व्याख्याएं आपको बताई। और अगर आपने ईमानदारी के साथ इनको जाना, समझा और आचरण में लाया तो आपको पता चलेगा कि साहब व्यसन मुक्त जीना मेरा स्वभाव है।
मेरा अंतरंग है और नशा करना जो है ये बाहर से लाया गया हुआ मामला है। आपका अंतरंग नशे की तरफ जाना नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। आपका जो अंतरंग है, आपका जो असली स्वभाव है, वो व्यसन मुक्ति के साथ जीना है। इसलिए देखो, आप जो लोग नशा नहीं करते आनंद के साथ जीते हैं, और जो लोग नशा कर रहे हैं उनको तो तकलीफ होना ही होना है कोई ना कोई, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है, वो आपका अंतरंग नहीं है। आपने गलत रास्ता चुन लिया तो आपको तकलीफ होगी। आपका सही रास्ता व्यसन मुक्त जीना है। तो ये व्याख्याएं जो है आप कंठस्थ कर ले, याद कर ले कि आपको अगर आधी रात में भी पूछा जाए तो आपको ये 4 प्रकार की व्याख्या याद रहनी चाहिए कि साहब नशीली चीजों का हमेशा के लिए त्याग करना, सभी नशीली चीजों का, और अपने व्यक्तिमत्व को व्यसन विरोधी बनाना, पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या, एक भला व जिम्मेदार मनुष्य बनना। तीसरी व्याख्या कि ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि जीवन भर चलने वाला व्रत है, साधना है, पवित्र है। चौथी व्याख्या कि नशा मुक्ति जो है ये केवल जो है चर्चा करने का विषय नहीं बल्कि जो है आचरण में लाने की बात है। इस तरह से अगर आपने चारों व्याख्याओं को जाना, समझा, सही ढंग से उस पर चिंतन मनन किया तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। अभी आपके मन में क्या भ्रम है कि भैया महीना किसी तरह से निकाल लेंगे, और कुछ लोग तो वीआईपी बन के महीना भर भी नहीं रहना चाहते। वो तो आने से ही उनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। साहब मैं तो 2 दिन के लिए आया था, कोई कहता मैं 5 दिन के लिए आया था, कोई कहता साहब बड़े मुश्किल से महीना भर रुक सकता हूं। और जिन लोगों को डर है कि ज्यादा लंबा रखा जाएगा वो कहते साहब 35 दिन हो गए, आप जाने दो मुझे। जो लोग दिनों की गिनती कर रहे हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं, उन्होंने घड़ा, अपने मन का घड़ा उल्टा करके रखा है तो एक बूंद भी पानी नहीं जाता। मैंने कहा आपको जाते समय अगर मैं पूछूं ये 2 प्रार्थना में से केवल एक प्रार्थना आंख बंद करके नॉन स्टॉप बोल के दिखाओ तो लोगों को नहीं आती। 2 लाइन बोली, तीसरी लाइन में पर अटक गए, 4 लाइन बोली, 5वीं लाइन पर अटक गए, बोले साहब याद नहीं आ रहा है। केवल शरीर से यहां पर रह रहे हैं आप, दवाई गोली खा रहे, खाना खा रहे, ये नशा मुक्ति का अर्थ नहीं है। ये तो नशा मुक्ति के लिए आपको एक जो है मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है, ऐसा स्थान बनाया गया है कि यहां पर आपको नशा मुक्त होना आसान हो जाए। जो लोग घर परिवार में रहकर, समाज में रहकर नशा नहीं छोड़ पाए, छोड़ना चाहते थे कि साहब यार गलती से ही बीमारी लग गई, चलो इससे मुक्त होना चाहते, उनके लिए ये जो है जगह जो है अच्छी है। कहते हैं ना कि जो आदमी वास्तव में सोया है उसको आवाज दो कि अरे दास साहब उठिए, तो दास झट से उठ जाते हैं क्योंकि वास्तव में सोए हैं। लेकिन अगर सोने का बहाना लिया है तो आप चिल्लाते रहो, दास साहब अपनी करवट बदल लेंगे। तो जो लोग करवट बदल रहे उनके लिए परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग वास्तव में सोए हैं उनकी नींद जगा कर जो है उनको जो है इस काम में जो है लगाया जा सकता है। इसलिए इस केंद्र का उद्देश्य है, प्रयोजन है। अब हम तो किसी को मना नहीं कर सकते, जब हमने बोर्ड लगा दिया है तो हम सबको अंदर ले लेते हैं। लेकिन आपको इस केंद्र का जो उद्देश्य है, इसकी जो रचना है उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपका लाभ नहीं होगा। उसके बिना आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। तो आज हमने नशा मुक्ति की व्याख्या देखी विस्तार से। इसके अगले चरण में हम जो है उसमें जो बाधा बनती है, अस्वीकृति की भाव दशा, जिसको मैंने डिनायल कहा, उस डिनायल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपके भीतर आत्म जागृति की भाव दशा आ सके और आप नशा मुक्ति कार्य में सफल हो सके। आज हम यहीं पर विश्राम